हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। तो आज भी हम हाल ही में हुए घटना के आधार पे कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट है और आपके एग्जाम में इनसे सवाल बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोशिश करें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगी उस पॉइंट को कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि करंट अफेयर्स के वीडियो के अलावा आपके एग्जाम से रिलेवेंट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन 2022 का आयोजन किया गया है और इसका कंक्लूजन भी हो चुका है। और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है और भारत ने कितने मेडल इस जो है चैंपियनशिप में जीते हैं, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 5वां रहा है, यानी कि 5th पोजीशन रहा है। और 5वें पोजीशन के लिए भारत ने जितने गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें से एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 2 ब्रोंज मेडल है। और ये जो चैंपियनशिप है बेसिकली ये एक शूटिंग का चैंपियनशिप है, लेकिन जो शूटिंग की कैटेगरी है वो शॉर्ट गन की कैटेगरी है। तो आप इस कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है ये शॉर्ट गन की कैटेगरी में आयोजन किया गया है। और इस चैंपियनशिप में जो फर्स्ट विजेता हुए हैं, यानी कि जिन्होंने पहला स्थान अर्जित किया है, वो इटली है। और इटली ने ये जो अपना पहला स्थान अर्जित किया है उसमें उन्होंने टोटल 7 गोल्ड जीते हैं इस चैंपियनशिप में। और ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था ये क्रोएशिया के ओसीजेक में किया गया था। आपको यहाँ पे प्लेस याद रखने की भी जरूरत पड़ सकती है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो क्रोएशिया के ओसीजेक में। अब इटली तो इस जो है मेडल टैली में प्रथम स्थान पे रहा, लेकिन उसके बाद जो है दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से देश रहे, तो ग्रेट ब्रिटेन जो थे ये दूसरे स्थान पे रहे हैं और यूएसए को तीसरा स्थान मिला है। और ये जो स्थान दिए गए हैं इनके मेडल के आधार पे दिए गए हैं। तो ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है बेसिकली शूटिंग के शॉटगन के लिए किया गया है। लेकिन शूटिंग के एक और चैंपियनशिप जो कि अलग पिस्टल के जो कैटेगरी में है, इस चैंपियनशिप के लिए भारत ने पार्टिसिपेट किया है और भारत ने इस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल के साथ जो है अपनी शुरुआत कर दी है। यानी कि वोमेन्स 25 मीटर पिस्टल टीम की जूनियर कंपटीशन में जिसका आयोजन इजिप्ट के कैरो में किया गया है, इस चैंपियनशिप में भारत ने ब्रोंज मेडल जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चैंपियनशिप के जो है बारे में मैंने आपको बता दिया। पहला है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन और दूसरा है कि ये जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कैंपेन जो कि पिस्टल टीम जूनियर कंपटीशन के लिए किए गए हैं, ये दोनों चैंपियनशिप काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से काफी ज्यादा रिलीवेंट है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक स्कीम है जिसका नाम है हिमा कैड, यानी कि HIMACAD स्कीम। अब यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि ये स्कीम किस राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और ये स्कीम के अंतर्गत कौन सी जो है प्रॉफिट जो है दिए जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको फील्ड दिख रहा है, खेत दिख रहा है और उसमें इरिगेशन की जा रही है। तो ये जो स्कीम है ये कुछ इसी से रिलेटेड है, जो कि फील्ड और इरिगेशन से रिलेटेड है। और इसे जो लॉन्च किया गया है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो किसानों को अपने खेतों के लिए जो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज होती है उसे प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कीम के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के अब जितने भी खेत है जहां पे रेनफेड फार्मिंग होते हैं, अब उसकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो सकती है, क्योंकि ये जो स्कीम लाए जा रहे हैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वहां के किसानों को इरिगेशन से कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए लाए जा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत है कि ये जो स्कीम है ये
इरिगेशन फैसिलिटी से रिलेटेड स्कीम है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली अब किसान जो है अपने खेत से अपने जो वाटर की कंजर्वेशन करते हैं या अपने फसल को उपजाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, अब उनको जो है ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अब उनके डायरेक्ट जो वहां पे खेती होती है और इस खेती के लिए उनको इरिगेशन की फैसिलिटी अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा है एक इंपॉर्टेंट डे से, और ये है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2022, यानी कि पूरे विश्व में ई अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये दिन कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या रहा है, और बेसिकली इस दिन को मनाने के पीछे रीजन क्या है, इस बातों पे चर्चा करते हैं। आपको कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डे से रिलेवेंट आपके एग्जाम में सवाल आते हैं तो बेसिकली 3 तरह से सवाल उसमें पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस दिन मनाया गया है, यानी डे से रिलेटेड बन सकता है। दूसरा सवाल आपसे बन सकता है यहाँ पे थीम से रिलेटेड कि ये इंपॉर्टेंट डे का थीम क्या रहा है। और तीसरा आपसे ये बन सकता है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब से की गई थी, यानी इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो कब से की गई थी। तो ये चीजें आपको जो है इस जो है न्यूज की कैटेगरी में याद करनी है। तो सबसे पहले जानते ही है कि विश्व में जो ई अपशिष्ट दिवस मनाया गया है वो इस साल 14 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी हर साल 14 अक्टूबर को पूरे विश्व में इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जाता है। और बेसिकली इसे मनाने के पीछे रीजन यही है कि आजकल हम जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जो ई आइटम्स है, उनसे घिरे हुए हैं। और हमारे आसपास क्या होते हैं कि जब वो आइटम्स खराब हो जाते हैं तब उन्हें हम ऐसे ही कचरा में फेंक देते हैं, जिसके कारण जो है उससे जो वेस्टेज मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं ये इससे जो है काफी सारे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन या आपके आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैल सकती है। साथ ही साथ अगर हम उसे वाटर में फेंकते हैं तो वो वाटर भी पॉइजनस हो सकती है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपको अगर किसी तरह की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि खराब हो चुके हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, या रिसाइकल के प्रोसेस में मदद कर सकते हैं, उसे आप सेल कर सकते हैं ताकि वो फिर से रिसाइकल होकर आपके पास यानी लोगों के पास पहुंच सके और इस तरह से जो ई वेस्ट है उसमें इंप्रूवमेंट आ सके। तो इसी को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2018 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिसाइकलिंग, जिसे हम WEEE फोरम कहते हैं, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस साल जो ये इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जा रहा है ये इसका 5th एडिशन है। और इस साल का जो थीम है वो है रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। इसका मतलब यही है कि आपको अगर आपके पास कोई भी ई वेस्ट मटेरियल है तो उसको आप रिसाइकल करो। इसका जो है वो कोई मतलब नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर छोटा से छोटा भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है तो आपको उसे रिसाइकल करने की बहुत ही जरूरी है, ना कि उसे कूड़े में ऐसे ही फेंकने की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे है और इसे आपके एग्जाम में सवाल बनते रहे हैं, इसके थीम से रिलेटेड एग्जाम में सवाल बनते रहे हैं, तो इस बार भी इससे सवाल बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक देश है जिसका नाम है इराक और इसके नए प्रेसिडेंट की इलेक्शन की गई है। और इस इलेक्शन में कौन नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं इनके बारे में जानते हैं। तो इनका नाम है अब्दुल लतीफ राशिद और ये जो है एक कुर्दिश पॉलिटिशियन है। और इन्हें जो इलेक्ट किया गया है वो इराक के लॉ मेकर के द्वारा किया गया है, यानी वहां के जितने भी इराक के जो लॉ मेकर है जो प्रेसिडेंट की नियुक्ति में पार्टिसिपेट करते हैं उनके द्वारा जो नाम दिया गया है वो अब्दुल लतीफ राशिद का नाम दिया गया है। अब इनके पास जो है 1 महीने का मौका है कि अगर ये अपने गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेते हैं तो ये इराक के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इनको 1 मंथ का मौका दिया गया है कि आप अपनी जो है मेजोरिटी यहाँ पे पेश करें और इराक में प्रेसिडेंट के रूप में गवर्नमेंट को फॉर्म करे, ठीक है। और ये जिनकी जगह ले रहे हैं उनका नाम है कुर्द बरहम सलेह, यानी इससे पहले इराक के जो प्रेसिडेंट थे वो थे कुर्द बरहम सलेह और ये इनकी जगह पे ही इलेक्ट किए गए हैं। और इनके अगर पिछले कार्य के बारे में हम बात करें तो ये
इराक के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर 2010 तक ये वहां के रह चुके हैं और ये काफी वहां के इंपॉर्टेंट पर्सन भी हैं, जिसके कारण जो है इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में इस बार इलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे इराक की बात हो रही है तो इसके कैपिटल का नाम बगदाद है और जो अभी प्रेजेंट इराक के प्राइम मिनिस्टर है वो मुस्तफा अल कदीमी है। तो आप इस नाम को भी याद रख लीजिए इराक के प्राइम मिनिस्टर के। कई बार आपके स्टेट वाले एग्जाम में या रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में ऐसा सवाल बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा जो है वो टेक्नोलॉजी फील्ड से है और क्या है कि सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी जो है आईआईटी गुवाहाटी में शुरू किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यानी ये जो फैसिलिटी सेंटर है यहाँ पे अब सुपर कंप्यूटर की डेवलपमेंट की जाएगी, उसकी निगरानी की जाएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो आईआईटी गुवाहाटी में जो सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी की इनॉग्रेशन की गई है वो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा की गई है और इस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का जो नाम दिया गया है वो बहुत ही एक यूनिक नेम है, नाम है परम कामरूपा। और इस नाम को आपको याद रखने की जरूरत है कि जो आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी की शुरुआत की गई है उस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है परम कामरूपा। और यहाँ जो आपको परम नाम दिख रहा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो परम 800 था और इसी के नाम पे जो है इस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का नाम रखा गया है परम कामरूपा। ठीक है, अब इससे क्या होंगे कि इस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को आईआईटी गुवाहाटी में जो शुरू किया गया है उससे अब जितने भी साइंस के फील्ड में जहां पे कंप्यूटर के इस्तेमाल होते हैं, जहां पे उससे रिसर्च होते हैं, अब एडवांस रिसर्च हो सकेंगे और साथ ही साथ हमारी जो कंप्यूटिंग जो गणना होती है उसमें भी काफी जो है फायदे होने वाले हैं। और वहां पे प्रेसिडेंट मुर्मू जी द्वारा एक और जो है हाई पावर एक्टिव और कंपोनेंट लैब का भी वहां पे उद्घाटन किया गया है और इस लैब का जो नाम है वो है समीर। तो इस लैब का भी नाम आपको याद रखना है, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लैब है, जो कि जो है हाई पावर एक्टिव यानी ये सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही लैब है और इस लैब का उद्घाटन भी हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। नाम है समीर। ठीक है, और ये सारे के सारे जो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज या ये जो लैब का जो उद्घाटन किया गया है ये हमारे भारत देश में जो सुपर कंप्यूटर के लिए जो स्कीम शुरू किए गए हैं जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इस मिशन के अंतर्गत ही इसके उद्घाटन किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये करंट अफेयर्स है और इसके नाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि कुवैत में भारत के जो है एम्बेसडर के रूप में एक नए पर्सन की नियुक्ति की गई है और ये कौन बने हैं कुवैत में भारतीय एम्बेसडर, इनके बारे में जानते हैं। तो इनका नाम है आदर्श स्वीका और ये बहुत ही एक सीनियर डिप्लोमेट है और ये 2002 बैच के आईएफएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं और अभी ये जो है फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हें अभी हाल ही में कुवैत देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने जिनका स्थान लिया है उनका नाम है सीबी जॉर्ज और सीबी जॉर्ज की जगह पे अब कुवैत के जो नए भारतीय राजदूत होंगे उनका नाम आदर्श स्वीका है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो है रिपब्लिक ऑफ गिनी में जो भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अवतार सिंह। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं और कहां इनकी नियुक्ति की गई है इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले तो जानते हैं इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जो है एक इंडेक्स है जो कि ये पेश किया गया है और निकाला गया है। ये इंडेक्स है CRII इंडेक्स 2022 और आपको तो पता ही है कि कई सारे इंडेक्स आपको याद रखने होंगे, आपके एग्जाम में इससे सवाल बनते रहते हैं, तो इसको भी आप उस लिस्ट में शामिल कर लो क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली हमारे देश में या पूरे विश्व में कौन कौन से देश में असमानता के लिए कितने कार्य किए गए हैं या असमानता में कितनी रिडक्शन हुई है उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है। नाम है CRII इंडेक्स 2022 यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी असमानता को कम करने के लिए जो कमिटमेंट किए गए हैं उसमें ये देश कितने खड़े उतरे हैं
इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने देशों को इस सूची में शामिल किया गया था। तो टोटल देश थे 161 और इस सूची में जो भारत का स्थान रहा है वो 123 रहा है। इस रैंक को याद कर लीजिए, क्योंकि भारत में अभी भी कई सारे मामलों में असमानता को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और इसे अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि ये जो रैंक है ये यही दर्शाता है कि अगर हम कुछ सेक्टर को यहाँ पे देखें, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, तो भारत में हेल्थ सेक्टर के मामले में भारत अभी भी काफी पीछे है, जिसके कारण जो है ये ग्लोबल लेवल पे जब ये रैंकिंग निकाली जाती है तो उसमें भारत के प्रदर्शन को बेहतर की उम्मीद रखी जाती है। और इस इंडेक्स में जो भारत को स्थान मिला है वो 123 मिला है, लेकिन इस इंडेक्स में पिछले साल की तुलना भारत ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। यानी कि अगर हम पिछले ईयर की बात करें 2022 की, तो भारत का जो रैंक था वो 129 था, यानी कि 6 स्थान जो है भारत को जो है ऊपर मिला है। यानी कि अब जो नया स्थान है भारत का वो 123 है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स निकाली जाती है ये बेसिकली ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है और उनके द्वारा कैसे कदम उठाए गए हैं, कैसे एक्शन लिए गए हैं, उनके आधार पे ये इंडेक्स निकाले जाते हैं। और इस इंडेक्स के आधार पे ही किस देश की असमानता जो है कितनी कम हो रही है लोगों के बीच या उनके पास पहुंचने वाले जो स्कीम है उनके बीच, इसके आधार पे ही ये इंडेक्स जो है ये निकाला जाता है हर एक देश का। तो आपको यहाँ पे जो है याद करने की जरूरत ये है कि भारत का इसमें स्थान क्या रहा है। और अच्छा, ये भी आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ छूट ये गया है कि इस इंडेक्स में जो पहला स्थान मिला है, यानी वहां पे जो असमानता की मामला है उसमें ठोस कदम उठाए गए हैं और जो पहला स्थान मिला है वो नॉर्वे देश को मिला है। और नॉर्वे ने इस इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है और वहीं जर्मनी को सेकंड रैंक मिला है और ऑस्ट्रेलिया को थर्ड रैंक मिला है। तो इसका मतलब यही है कि इन देशों में जो असमानता को कम करने की जो कदम उठाए गए हैं वो काफी बेहतरीन उठाए गए हैं और वहां पे इक्वालिटी के मामले जो है अब खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये आप ये अच्छे से याद रख लीजिए कि किस देश को कौन सा रैंक मिला है। और ये जो इंडेक्स निकाली गई है ये 2020 के बाद 22 का इंडेक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। आपको तो इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली जी की नियुक्ति की गई है। और बंधन बैंक तो आपको पता ही है कि यह भारत की एक कमर्शियल बैंक है जो कि बेसिकली जितने भी अंडर बैंक्ड और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स है उस पे ये फोकस करने का काम करती है। और इसके नाम एक और रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड ये है कि ये भारत की पहली ऐसी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिवर्सल बैंक बनी है और ये उसका एग्जाम्पल है। और इसी बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली जी की नियुक्ति की गई है। अब बंधन बैंक के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 2001 में, यानी कि अभी हाल ही में इस बैंक की फाउंडेशन की गई है 2001 में। और इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम सीईओ है उनका नाम है चंद्रशेखर घोष और इन्होंने ही इस बैंक की फाउंडेशन की गई थी, यानी कि ये इसके फाउंडर भी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बंधन बैंक के जो फाउंडर है चंद्रशेखर घोष, वो अभी प्रेजेंट टाइम बंधन बैंक के सीईओ है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि चाइना ने एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यानी कि इन्वायरमेंट में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, कैसे कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इन चीजों की निगरानी के लिए चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका नाम है SSAR-01 और इसे चाइना में जो स्थानीय नाम दिया गया है वो दिया गया है हुआंगजी 2E। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, एक नाम जो ग्लोबल लेवल पे इसे बताए गए हैं SSAR-01 और दूसरा नाम जो इसे स्थानीय जो नाम दिया गया है हुआंगजिंग 2E। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इस सैटेलाइट को बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो अर्थ पे जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं उसमें कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं, उसको कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं, इस पे निगरानी के लिए या जो इमरजेंसी होते हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए या जो इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि साल 2022 का चाइना के द्वारा ये 45वां सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है। यानी अभी तक चाइना ने
45 इस साल सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। तो दोस्तों अब जो है ये क्या है कि हम अब रोड पे तो काफी क्राउड देखते हैं, काफी भीड़ देखते हैं। अब आपको स्पेस में भी काफी ज्यादा सैटेलाइट्स के जो आप एक तरह से बोल सकते हैं तो मटेरियल देख सकते हैं या मलबा देख सकते हैं वहां पे, क्योंकि कई सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो आपस में टकरा के या किसी भी एस्ट्रॉइड से टकरा के ब्रेक होते रहते हैं। तो अब वहां पे भी आपको सैटेलाइट्स का एक जो है भीड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जो है हर एक देश यही चाह रहा है कि साइंस के फील्ड में वो काफी आगे निकलते जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के द्वारा 14 फीट के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति की जो है वो अनवीलिंग की गई है। कहाँ की गई है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस मूर्ति की जो अनवीलिंग की गई है, अनावरण की गई है, वो सारण जिला जो कि बिहार में है वहां के सिताब दियारा में की गई है। और सिताब दियारा वही गांव है जहां पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। आपको तो पता ही है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कौन है और इनका जो है हमारे जो हमारी जो आज़ादी रही है उसमें इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये इन्हें लोग प्यार से यानी लोगों के बीच में ये जयप्रकाश यानी जेपी या लोकनायक के नाम से ये फेमस थे। और इनके नाम पे भी आंदोलन है जेपी आंदोलन, उसमें कई सारे जो है उस समय के जो फेमस नेता थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आपको एक और जो है संपूर्ण क्रांति याद आ रहा होगा, इस संपूर्ण क्रांति के यही प्रदाता थे। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और यही जयप्रकाश नारायण जी की मैं बात कर रहा हूं, ये बिहार के एक बहुत ही जो है आजादी के वक्त ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, थियोरिस्ट और सामाजिक जो है कार्यों में भाग लेने वाले ये एक पॉलिटिशियन थे। और इन्होंने जनता के लिए कई सारे वर्क भी किए थे और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने काफ़ी जो है अच्छी भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं की अभी हाल ही में 14 फीट की प्रतिमा जो है इनके जो इनकी पैतृक गांव रही है जिसका नाम सिताब दियारा है जो कि सारण जिले में पड़ता है, और यहीं पे इनॉग्रेशन किया गया है हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा। और लोकनायक जयप्रकाश जी को उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। याद रखिएगा, इन्हें जो भारत रत्न मिला है वो मरणोपरांत मिला है, यानी कि मरने के बाद मिला है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स जो आज मैंने डिस्कस किया, और यहाँ जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैंने डिस्कशन किया है उसे आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे सवाल बन सकते हैं। अब आपके लिए हमारे पास एक प्रश्न है जिसका जवाब हम आपसे कमेंट बॉक्स में चाहते हैं, और ये प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जो कि मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है, इसका अनावरण कब किया गया था ना, इसी शुरू कब किया गया था। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1988 यानी 1988, ऑप्शन बी 1991 यानी 1991, ऑप्शन सी 1995 यानी 1995, या ऑप्शन डी 1982 यानी कि 1982। और इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ जो है इसे जरूर शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।